नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है दोस्तों, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है सिलेबस का, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट सेकेंड हम देख रहे हैं वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर में हम सब टॉपिक जो है, इसके अंदर जो सब टॉपिक है वाटर पोल्यूशन को थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखेंगे। वाटर पोल्यूशन तो आप जानते होंगे पहले से कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब क्लास 6, 7, 8 के क्लास बुक्स में भी दिया रहता है। ठीक, उसी के बारे में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन से पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन में कि आगे क्या मतलब दिया रहता है, क्या क्या हमें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में हमारे काम में आए। ओके, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन उसे पूछे तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी को हम पढ़ेंगे दोस्तों, वाटर पोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि पेपर 2 का सिलेबस है, इंपॉर्टेंट सिलेबस है। ढूंढ के रिसर्च कर करके लाना पड़ता है दोस्तों, इतना आसानी से नहीं मिल रहा है। आपको पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए इंजीनियरिंग का बुक भी पढ़ना पड़ सकता है, क्लास 11-12 का बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ सकता है, 11-12 का एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी है वो भी पढ़ना पड़ सकता है, और केमिस्ट्री, कुछ टॉपिक तो केमिस्ट्री से भी है, इसलिए तो केमिस्ट्री ऑनर्स वाला इसको फॉर्म भर सकता है दोस्तों। तो बहुत मतलब खोजना पड़ता है, तब जाके इसका सिलेबस मिलता है। 3-4-5 जगह से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जितना हम कर पा रहे हैं दोस्तों, डेली तो एक टॉपिक लाते हैं ताकि आपके पढ़ाई कंटिन्यू होते रहे। हल्का हल्का ये पढ़ते जाएं दोस्तों। एग्जाम में भी 4-5 मिनट टाइम है, तब तक देखिएगा कि बहुत सारा टॉपिक आप कवर कर लेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक का यदि हम चर्चा करेंगे डेली तो बहुत हम पढ़ लेंगे दोस्तों, बहुत सारा हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो हम उसको भी, अगर यदि आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। या कोई क्वेरी हो तो आप वो हमें कह सकते हैं। तो आज हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। बस ध्यान देते रहिए, हल्का फुल्का पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ डेली सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। पेपर 1 से भी कल हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से बहुत कम क्वेश्चन लाए थे दोस्तों, हल्का हल्का ही दे रहे हैं ताकि आप कोई और भी काम कर रहे हैं तो अपना वो काम करके भी, लेकिन इसका भी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यह डेली याद दिलाते हैं। ना ही इसमें मेंस है ना ही इंटरव्यू है, तो बहुत सारा चांसेस है। और ये वैकेंसी जल्दी ही कंप्लीट होगी, इसको मतलब लंबा नहीं खींचेगा। जैसे बीपीएससी और एग्जाम को लंबा खींचते हैं दोस्तों, इसको लंबा नहीं खींचने वाला है, जल्दी ही कंप्लीट होगा। तो यदि आप मेहनत करते हैं और ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा तो जल्दी ही आप भी अधिकारी बन जाएंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन। देखते हैं। द वाटर पोल्यूशन इज काउज्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल एज वेल एज द बायोलॉजिकल मटीरियल विच चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिर से कह रहे हैं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, चाहे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हो या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हो दोस्तों, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। मटेरियल तो चाहे हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको ये मान लेना चाहिए। कहते हैं ना कि मतलब दो चीज़ तो या तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, या तो अगर कोई चैलेंज लिए हो तो इसको मान लो, नहीं तो वहाँ से आप हट जाओ। तो मटेरियल, यदि हायर एजुकेशन में आप हैं, इस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी में मटेरियल मिलना बड़ा मुश्किल है भी तो बहुत ही मतलब मुश्किल है कहीं दोस्तों। तो मटेरियल आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। हाँ, समझाने वाला एक पर एक है, आपको सब हिंदी में ही समझाएगा। अपना जो मदर टंग है हिंदी है, हिंदी में ही समझाएगा। तो इंग्लिश से डरना नहीं है दोस्तों, बस पढ़ते रहें, आप खुद समझ जाएंगे। एकदम लल्लू सा मतलब इसका जो शब्दावली टर्मिनोलॉजी रहता है, आसान सा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, चाहे हिंदी मीडियम वाले हुए स्टूडेंट हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पेपर तो बायलिंगुअल रहता है दोस्तों, जहाँ आपको कंफर्ट हो। कोई क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ रहे तो आप इंग्लिश में मतलब स्विच कर सकते हैं। इंग्लिश वाला कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ रहा हो तो सामने में हिंदी होगा, तो दोनों स्विच कर सकते हैं आपको। तो दोनों बैलेंस करके चलना चाहिए, टेंशन ना ले, सब हो जाएगा दोस्तों। क्या है तो वाटर पोल्यूशन होता कैसे है? इज काउज्ड बाय, बचपन में भी पढ़े होंगे कि अगर पानी में हम कुछ गलत चीज़ मिला देते हैं, गलत चीज़ मतलब क्या, ऐसा जो मतलब काम का नहीं है कुछ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इज काउज्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक। या तो कार्बनिक या अकार्बनिक कुछ रसायन मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, जो कि क्या करता है, विच चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर के, पानी के जो भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को बदल देता है। जो वाटर का अपना प्रॉपर्टीज था, इनिशियल प्रॉपर्टी था फ्रेश वाटर का, और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल मिलाने के बाद उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। यही है वाटर पोल्यूशन है। ये मतलब थोड़ा वास्ट डेफिनेशन है, बच्चों वाला डेफिनेशन नहीं है। तो आप है भी तो हायर क्लास का पढ़ रहे हैं आप। दिस हार्मफुल प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यही जो खतरनाक विधि है, यही जो खतरनाक प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट,
द वाटर पोल्यूशन इज काउज्ड बाय मैनी सोर्सेज। वाटर पोल्यूशन जो है मतलब जल प्रदूषण कई सारे स्रोत से होता है, कई सारे उसका सोर्सेज है, सच एज सीवेज मैटर। एक तो नाला का अगर गंदा पानी जा रहा है, गंदा सीवेज में तो बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों, एक तो लेकिन हम पढ़े थे कि सीवेज में 99.9% क्या होता है, गंदा पानी ही होता है, वाटर ही होता है सीवेज के अंदर। उसके अलावा भी बहुत चीज़ है, स्लज है उसके अंदर, कचरा है, स्टोन है, ग्रैंड है, पीबल है, बहुत सारा चीज़ है, कार्टून है, प्लास्टिक है, बोतल है, तो सीवेज मैटर। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो उद्योग से जो वेस्ट निकलते हैं वो भी हो सकता है, वो भी मतलब वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। एग्रीकल्चर वेस्टेज, कुछ खेत में यदि आप ज़्यादा इरिगेशन कर दिए हैं और फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल देते हैं दोस्तों, तो वो भी अपने आप में एक पोल्यूशन ही है। अगल बगल खेत में वहाँ सैलिनिटी, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण फसल है सूख जाता है, तो एग्रीकल्चर वेस्ट के कारण भी हो सकता है। डोमेस्टिक वेस्ट, घर से जो कचरा वगैरह निकलता है। हॉट वाटर और थर्मल प्लांट का जो हॉट वाटर होता है उसके कारण हो सकता है। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है, बड़ा न्यूक्लियर, जहाँ पर जो है यूरेनियम, थोरियम, इस सब को मतलब ब्रेक करके न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन करके जो मतलब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से भी हो सकता है। हॉट थर्मल प्लांट का मतलब हुआ कि मान लीजिए जहाँ पर कोयला से बिजली बनता है, जिसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, ठीक, कोयला से पानी को गर्म करके जो बिजली बनता है दोस्तों, तो पानी को गर्म करके, कोयला से पानी को गर्म किया जाता है, उस गर्म पानी को क्या कहते हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पे टरबाइन पे डाला जाता है, जिसके कारण मोटर घूमता है, डायनेमो घूमता है और बिजली पैदा होता है। तो बिजली घुमाने के बाद जो पानी बचता है, गर्म पानी, प्रेशर वाला पानी, उसको फिर क्या छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही नहर सब में गर्म पानी रहता है, वो भी इकोसिस्टम के लिए खतरा है, क्योंकि बहुत सारे मछलियाँ गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो ये भी अपने आप में वाटर को पोल्यूट करता है, तो वाटर पोल्यूशन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एक नोट है, ए मेयर 0.1% ऑफ इम्प्योरिटीज़ मैक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फ्रॉम ह्यूमन यूज़। मतलब केवल, मेयर मतलब होता है केवल 0.1% अगर इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर आ जाए, अगर कोई भी वाटर है, कोई फ्रेश वाटर है, उसके अंदर 0.1% भी दोस्तों 0.1% भी अगर इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं तो उसको ह्यूमन यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है, मतलब ह्यूमन जो है उसका यूज़ नहीं कर सकता है। 0.1% भी मतलब पूरा का पूरा वाटर को गंदा कर देता है 0.1% अगर कोई इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर मिला देते हैं तो। जैसे देखते हैं वाटर है, 99.9% क्या है, वाटर है, और 0.1% इम्प्योरिटीज़ है। 0.1% इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या हो सकता है, एक तो सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब है कुछ ऐसा सॉलिड है, जैसे आपको बताए थे पत्थर का, या तो मतलब पत्थर हो, बालू हो, उसका बहुत महीन कण, माइन्यूट जो पीसेज होता है, वो पूरे पानी में मतलब सस्पेंडेड रहता है, घूमते रहता है नीचे से ऊपर। वो कैसे नीचे बैठेगा, सेडिमेंटेशन टेक्निक के थ्रू। उसको अगर पानी को नीचे छोड़ देंगे कुछ देर, मतलब बिना हिलाए डुलाए उसको छोड़ देंगे तो नीचे बैठ जाएगा, जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसके अंदर आपका सैंड या स्लिट हो सकता है, बालू या स्लिट हो सकता है। दूसरा है कोलाइडल मटेरियल। कोलाइडल मतलब क्या, जो वाटर के साथ डिजॉल्व रहता है लगभग, उसके अंदर आपका फीकल मैटर जो गंदा है, मलमूत्र वगैरह सब हो सकता है, बैक्टीरिया है, क्लॉथ है, पेपर फाइबर है। और थर्ड है डिजॉल्व्ड मटेरियल कुछ घुला हुआ मटेरियल हो सकता है पानी के अंदर जिसको गंदा कर रहा है, उसमें क्या हो सकता है, कुछ न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, जैसे नाइट्रेट हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, जो कुछ आपका इनऑर्गेनिक केमिकल्स है। आप देखते हैं हम कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर जो है गंदा पानी, उसका क्या क्या कंपोजिशन है। देखिए, डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो डोमेस्टिक सीवेज है, ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, हम यहाँ पर जरूर थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसी बात नहीं कि यहाँ से नहीं आएगा। फिर सोचिएगा कि यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो बस देखिए पहला लाइन में ही क्वेश्चन बन गया है कि जो डोमेस्टिक सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज में जो उसके प्राइमरी क्या होता है, क्या डोमेस्टिक सीवेज में प्राइमरी क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा कि डोमेस्टिक सीवेज के अंदर नॉर्मली या प्राइमरली मेनली क्या पाया जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ें कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, तो बेटर रहेगा आपका। यहाँ समझिए कि MCQ का भी प्रिपरेशन हो रहा है, इस लिहाज से पढ़े दोस्तों कि यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम सभी चीज़ को अच्छे से बता रहे हैं। और नोट्स के भरोसे नहीं रहे दोस्तों। देखिए किताब में कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन को अंडरलाइन क्या करना पड़ता है, हाईलाइटर से यूज़ करना पड़ता है, इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आपके पास ये कंटेंट यदि अवेलेबल नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा, एक एक लाइन को आप अपने कॉपी में लिखिए, तब जाके होगा। नोट्स बनाने में दोस्तों हम कहें परेशानी है हमारे पास, हमको आँख में दर्द करने लगता है, हम ज़्यादा देर तक नहीं देखते हैं, इसलिए हम हल्का फुल्का आपको बता के अच्छे से और इसको समाप्त करते हैं। फिर हम ज़्यादा मोबाइल पर हम काम वगैरह नहीं करते, इसलिए नोट्स सब थोड़ा हमसे मुश्किल हो पाएगा आपसे।
जिसका PDF हमारे पास था, एक हम बताए थे आपको, जो पढ़ाए थे आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल वगैरह पढ़ाए थे, PIB के अनुसार जो उसमें रूल था वो सब मेरे पास था, तो हम बताए थे। तो जिसका होगा हम अवेलेबल करा देंगे दोस्तों, लेकिन हम स्पष्ट बोल देते हैं कि इसका नोट्स दोस्तों नहीं मिल पाएगा, तो आपको इसको लिख लेना चाहिए। आराम से इसको आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। फिर पढ़ते हैं वाटर हायसिंथ। देखिए एक ये वाटर हायसिंथ जलकुंभी। वाटर हायसिंथ क्या होता है? जलकुंभी। जलकुंभी देखे होंगे, जिसको आप केचली भी बोलते हैं दोस्तों अपने आसपास के क्षेत्रों में। इसको आइकोर्निया क्रेसिपस, आइकोर्निया क्रेसिपस इसका मतलब बायोलॉजिकल नेम है, आइकोर्निया क्रेसिपस। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा समस्या देने वाला वीड है। वीड मतलब होता है खरपतवार। वीड का मतलब होता है दोस्तों खरपतवार। दुनिया का सबसे ज़्यादा समस्या देने वाला वीड है ये। इसको ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का खतरा भी इसको, बंगाल का आतंक भी इसको कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इसको ध्यान रखें। हो सकता है पूछ दे, क्योंकि वाटर पोल्यूशन से बिल्कुल ये मतलब रिलेटेड टॉपिक है। हम वाटर पोल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर ही है। तो ये हो सकता है पूछ दे कि हु इज़ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाटर हायसिंथ या जलकुंभी। इसका और क्या नाम है? तो आइकोर्निया क्रेसिपस। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये अपने देश में नहीं था पहले, ये अपने देश में नहीं था। आप कभी जलकुंभी को देखे होंगे तो उसमें फूल भी होता है, उसमें फूल होता है, वाइट कलर का फूल होता है दोस्तों, वाइट और ब्लू कलर का फूल होता है जलकुंभी में, किसी एक सीजन में होता है। और अंग्रेज इसको लाया था, अंग्रेज के जब कहीं अंग्रेज कहीं पर इसको देखा था, उस क्या क्या वहाँ से उठा के लाया और बंगाल में जाके इसको डाल दिया पानी में। और इसको मतलब किसी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ अगर इसका एक भी ब्रांच आ गया तो पूरे मतलब पूरे पानी में अपना ये राज स्थापित कर लेता है। इतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है, मतलब खुद को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसको कहते हैं। जैसे प्लांट अपना नंबर बढ़ाता है, बहुत पूरे तालाब में क्या करेगा, पूरे तालाब में यही रहेगा, छा जाएगा। और ये क्या करता है, पूरे तालाब को मतलब एयर से कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर देता है। मान लीजिए ये तालाब है, पोखर है, इसमें पूरा ऊपर में जलकुंभी है, और जलकुंभी जहाँ आप केचली देखे होंगे दोस्तों पूरा पूरा छाया रहता है सब जगह, पूरे तालाब को मतलब पानी आपको दिखेगा ही नहीं नीचे। तो पानी का जो ये कॉन्टैक्ट है एयर से बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण कि पानी में एयर नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होता है। तो नीचे जो मछलियाँ हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में मतलब मर भी जाती है, बहुत सारी मछलियाँ मर जाती है। इसलिए बंगाल का इसको आतंक कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है वाटर हायसिंथ, पूछ सकता है, थोड़ा नॉलेज के लिए भी होना चाहिए। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, कह रहा है डोमेस्टिक सीवेज के अलावा, डोमेस्टिक सीवेज आप समझ गए कि घर से जो निकलता है दोस्तों, घर से निकलता है, किचन वेस्ट निकलता है, वो अधिकतर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आसानी से डिकम्पोज हो सके। बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं अपने घरों में भी उस मतलब जो डोमेस्टिक सीवेज निकलता है और किचन वेस्ट वगैरह है, उसका क्या करता है तो खुद से ही कंपोस्ट बना लेता है अपने घर में ही। कंपोस्ट बहुत आदमी बनाते हैं, बाहर में बनाते हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चाहते हैं कि हाँ उसके पास है ऐसा व्यवस्था, बागवानी वगैरह करते हैं, तो वो कंपोस्ट अगर मार्केट से लेंगे, इससे अच्छा है कि अपना जो केला का छिलका हो, प्याज का छिलका हो, आलू का छिलका हो, मटर का छिलका, जो भी हो दोस्तों, उससे क्या बनाता है वो कंपोस्ट बना लेता है। इसको कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज। तो डोमेस्टिक सीवेज में सबसे बड़ा तो किचन वेस्ट है, उसके अलावा जो फीकल मैटर है ये सभी डिकम्पोजेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। तो अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज के अलावा वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो गंदा पानी है जो उद्योग से निकलता है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम का इंडस्ट्री हो गया, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, मेटल एक्सट्रैक्शन जहाँ पर मेटल का निकाला जाता है। जैसे आप मेटल ऐसे ही नहीं मिलता है, जैसे लोहा दोस्तों हम लोग जो घर में लोहा लाते हैं वो क्या ज़मीन से इसी प्रकार से निकलता है, इसी फॉर्म में निकलता है। नहीं, आप पढ़े होंगे ओर के बारे में, अयस्क लोहा जो रहता है अयस्क के फॉर्म में मिलता है। लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सब क्या होता है ओर के फॉर्म में रहता है। ओर, जिसको आप मिनरल भी सुने होंगे नाम। जैसे सबसे बड़का जो एल्यूमिनियम का ओर दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका ओर है तो एल्यूमिनियम का ओर है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये आयरन का ओर है। ध्यान रखेंगे, ये सब एग्जाम में भी पूछा जाता है। बीपीएससी तो अपने एग्जाम में पूछती ही है, जहाँ साइंस पोर्शन में जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूछता है कि एल्यूमिनियम का जो फेमस ओर कौन है तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, और आयरन का ओर क्या है लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ध्यान रखेंगे। तो वहाँ के इंडस्ट्री में जहाँ मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, एल्यूमिनियम मेटल है, धातु है, लोहा धातु है, कॉपर धातु है, एंड प्रोसेसिंग जहाँ इसका प्रोसेसिंग होता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ETC जहाँ केमिकल बनता है या मेडिसिन बनता है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ ये कीटनाशक पेस्टिसाइड सब बनता है दोस्तों, वहाँ अगर वहाँ से कोई पानी निकल रहा होगा इंडस्ट्री से, और वो पानी अगर सीवेज में जाता है या नदी में जाता है तो बिल्कुल वाटर को पोल्यूट तो करेगा ही, 100% पोल्यूट करेगा। ETC
ऑफन कंटेन्स टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब अक्सर इसके अंदर क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब खतरनाक चीज़ें होती है, इसके अंदर खतरनाक केमिकल होता है। नोटेबली हैवी मेटल्स डिफाइंड एज एलिमेंट with density greater than 5 gram per centimeter cube such as mercury, cadmium, copper, lead, etc. and a variety of organic compound। देखिए दोस्तों, ये जो मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है जहाँ से मेटल निकाला जाता है, उसमें आपको बताया हुआ है कि हायर डेंसिटी, कुछ ऐसा एलिमेंट या मेटल जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, कितना, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा कोई मेटल हो, वो अगर उसके इंडस्ट्री से कुछ वेस्ट निकल रहा है, वो अगर इसके हायर डेंसिटी एलिमेंट आपको दिया हुआ है, कुछ नाम है, मरकरी है, कैडमियम है, कॉपर है। मरकरी का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला Hg, कैडमियम का Cd और कॉपर का Cu होता है दोस्तों, ठीक। ये जिस इंडस्ट्री से ये सब बनता है, इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, अगर उसका वाटर अगर हम नदी में मिलाते हैं दोस्तों, तो अपने आप में वाटर को पोल्यूट कर सकता है, क्योंकि ये हायर डेंसिटी होता है। फिर देखते हैं वाटर हैविंग डीओ कंटेंट, डीओ का मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, कंटेंट्स बिलो 8 मिलीग्राम पर लीटर मे बी कंसिडर्ड एज कंटामिनेटेड। अगर किसी वाटर के अंदर, किसी पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट 8 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 8 मिलीग्राम से भी कम है, तो उसको आप कंटामिनेटेड कह सकते हैं। कंटामिनेटेड मतलब वो वाटर दूषित है, प्रदूषित जिसको कह सकते हैं, कि उसके अंदर हाँ कुछ ना कुछ वेस्ट वाटर है, प्रदूषित है। एंड बिलो 4 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन 1 लीटर में 4 मिलीग्राम से भी अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, 1 लीटर में 4 मिलीग्राम से भी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो हाईली पोल्यूटेड वाटर है, बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेड है, उसको कोई पिएगा तो उसकी मौत भी हो सकती है दोस्तों। हाईली पोल्यूटेड वाटर उसको कहेंगे, एकदम भयंकर ही खतरनाक प्रदूषित वाटर। कितना, तो 4 मिलीग्राम पर लीटर। ये आप मतलब डाटा को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वाटर पोल्यूशन से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये डाटा वगैरह सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको हम कंटामिनेटेड कहेंगे, किसको हम पोल्यूटेड कहेंगे। तो 8 मिलीग्राम पर लीटर क्या, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यदि मात्रा क्वांटिटी 8 मिलीग्राम पर लीटर है, तो उसका पानी को कंटामिनेटेड कह सकते हैं, प्रदूषित कह सकते हैं। लेकिन 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम है, तो वो वाटर अपने आप में क्या होगा, हाईली पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। डीओ, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किससे मेजर किया जाता है, तो ऑक्सीमीटर। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किससे मापा जाता है, ऑक्सीमीटर, एक मीटर होता है जिससे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हम मापते हैं। बीपीएससी के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, करंट को किसको मापते हैं, करंट से किसको मापते हैं दोस्तों, करंट को किस मीटर से मापते हैं, तो एम मीटर, करंट को मापते हैं एम मीटर से। वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट मीटर से, वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट मीटर से। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से, किससे, हाइग्रोमीटर से। तो मीटर रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, 1 वर्ड का है, ऑब्जेक्टिव में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। डीओ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मेजर बाय ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा दोस्तों, वाटर पोल्यूशन में ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखिए क्या है, द वाटर पोल्यूशन बाय organic waste is measured in terms of biochemical oxygen demand. It is the amount of dissolved oxygen needed by bacteria in decomposing the organic waste present in water। बताए थे कि जो भी बैक्टीरिया पानी के अंदर है, उसको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बार बार कहते हैं दोस्तों, बीओडी कई बार आ चुका है, इसका आप फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल होता है, कुछ दिन बाद बच्चों भूल जाएंगे, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है वो ध्यान रखेंगे, वो बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल में आपको दिक्कत हो सकता है, तो बायोकेमिकल, इसलिए अगर इसको लिखते हैं दोस्तों तो आपके ब्रेन में ये छप जाएगा। सेरेबेलम, पीछे जो हमारा हैंड में ब्रेन है, पीछे का जो ब्रेन है जिसको हैंड ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर यदि छप जाता है तो फिर भूलता नहीं है जल्दी, वो चला जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ें अंदर चली गई वो प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से आपकी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, वो फिर जल्दी भूलते नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है सेरेब्रम में, वो जल्दी भूल जाएंगे आप। तो लिखने से, प्रैक्टिस करने से आएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, बीओडी इंक्रीज्ड वाटर पोल्यूटेड, बताए थे पानी का बीओडी, किसी भी वेस्ट वाटर का बीओडी जितना ज़्यादा होगा वो वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। ये चीज़ हम लोग दोस्तों कई बार पढ़ चुके हैं कि वाटर को तब तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है, तब तक उसका मतलब उपचार किया जाता है, जब तक कि बीओडी नील नहीं हो जाए। बीओडी नील नहीं हो जाए मतलब बीओडी जीरो नहीं हो जाए। बीओडी जीरो मतलब वाटर आपका प्योर है, वो अच्छे से उसको नदी मतलब तालाब में छोड़ सकते हैं, नदी में छोड़ सकते हैं। ओके, बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, वही है कि बीओडी जितना ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ज़्यादा होगा, वाटर उतना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा।
आगे देखते हैं, इफ बीओडी इज इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन इज डिक्रीज इन वाटर। बीओडी जैसे ही बढ़ता है पानी के अंदर आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो भी ऑक्सीजन घुला हुआ ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घट जाएगी। कारण क्यों घट जाएगी? बीओडी जैसे ही बढ़ा दोस्तों, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी संख्या ज़्यादा होगी और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ताकि उसको डिकम्पोज करे। तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो बीओडी ज़्यादा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम। बीओडी और डिजॉल्व ऑक्सीजन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखेंगे। बीओडी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, और बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर भी लिख सकते हैं या वाटर पॉल्यूशन से भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन वाटर। O2 रैपिडली कंज्यूम्ड बाय माइक्रोब्स देयर बाय कॉजिंग ड्रॉप इन DO कंटेंट इन वाटर। वही बताए थे कि जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा बढ़ती है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की यूज़ करना लगता है, ऑक्सीजन यूज़ करने लगता है ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सके। इसके कारण क्या होता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है। एक नोट है देखिए, डेफनिया इज इंडिकेटर ऑफ बीओडी। डेफनिया क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डेफनिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव है दोस्तों। ये बीओडी का इंडिकेटर है। मतलब अगर किसी पानी के अंदर अगर कोई भी पानी है जिसके अंदर अगर डेफनिया है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है दोस्तों, तो आपका समझिए कि वाटर आपका क्या है, प्यूरीफाई है, एकदम सही है पानी, मतलब बढ़िया पानी होगा, ज़्यादा गंदा नहीं है। डेफनिया, ट्रॉट फिश, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, ये सब है फ्रेश वाटर इंडिकेटर। डेफनिया आप लिखना चाहते हैं दोस्तों लिख सकते हैं। डेफनिया है, एक है ट्रॉट फिश मछली आती है, ट्रॉट फिश है, और लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई का लार्वा अगर है किसी पानी के अंदर तो समझिए कि वाटर आपका फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर इंडिकेटर है। उसी प्रकार से एक है टूबीफेक्स है, ये एनेलिडा है। क्या है? एनेलिडा है दोस्तों। ये एनेलिडा आप समझ सकते हैं, एनिमल किंगडम कोई बच्चा पढ़ा होगा क्लास 12 में, उसको ध्यान होगा। तो टूबीफेक्स होता है। एक ई कोलाई का नाम तो सभी सुने होंगे। इस्चेरिचिया कोलाई इसका फुल फॉर्म है। ई कोलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। टूबीफेक्स, ई कोलाई, स्लज वर्म, ब्लड वर्म या डेंगी का यदि उसके अंदर लार्वा है, डेंगी का लार्वा है दोस्तों, तो ये सब होता है इंडिकेटर ऑफ पोल्यूटेड वाटर कि आपका पानी पोल्यूटेड है। अगर ये किसी पानी मिलता है, टूबीफेक्स मिलता है या ई कोलाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि किसी पानी के अंदर मिल गया तो समझिए कि आपका वाटर पोल्यूटेड है। और डेफनिया जो दोस्तों फ्रेश वाटर इंडिकेटर था। ओके, डेफनिया फ्रेश वाटर इंडिकेटर आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग ने लगभग उतना तक किया है, आगे देखते हैं दोस्तों। और अब देखिए एक ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा हो सकता है आप अच्छे से समझ पाएँ, अक्सर पूछा भी जाता है। ग्राफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक जगह बीओडी लिखा हुआ है, एक जगह डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ओके, ये आपका कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, जिसको कहते हैं क्वांटिटी कह सकते हैं। सीवेज डिस्चार्ज का मतलब देखिए दोस्तों, ये नाला बना हुआ है, ये नाला है, इस नाला के थ्रू सीवेज मतलब गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी इसके थ्रू आ रहा है, यहाँ गंदा पानी को छोड़ा गया। जहाँ गंदा पानी छोड़ा जाता है अचानक वहाँ देखिएगा दोस्तों बीओडी, ये देखिए बीओडी, ये बीओडी हम अभी पढ़ रहे हैं। जहाँ गंदा पानी छोड़ा गया वहाँ बीओडी की मात्रा एकदम बढ़ जाता है। ग्राफ है, ग्राफ थोड़ा समझना पड़ेगा। बीओडी की मात्रा इतना बढ़ जाता है, मतलब आप न्यूमेरिकल इसको देखें तो बीओडी आपका 10, 20, 50 ऐसे कुछ बढ़ जाएगा, ठीक, जीरो नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही सीवेज वाटर आप डाले हैं इस जगह पर जैसे सीवेज वाटर डाले हैं वहाँ पर बीओडी की मात्रा अचानक बढ़ जाता है, और बीओडी बढ़ गया। और देखिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, नीचे देखते हैं दोस्तों, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि बीओडी और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अपने आप में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बीओडी ज़्यादा बढ़ा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ी, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा तो ऑक्सीजन बचेगा कहाँ, तो ऑक्सीजन नहीं बचेगा, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा आपका दोस्तों एकदम कम हो गया। तो जैसे ही सीवेज को, जहाँ सीवेज को डालते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए हम कोई स्थान ए है, कोई स्थान बी है, ए स्थान से सीवेज चला और बी स्थान पर उसको गिरा दिए, तो बताइए बीओडी कहाँ ज़्यादा होगा, बीओडी कहाँ ज़्यादा होगा बच्चों, तो जहाँ सीवेज गिरा, बी पर गिरा सीवेज, वहाँ पर बीओडी की मात्रा ज़्यादा होगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा, ध्यान रखें। लेकिन जैसे ही फिर सीवेज को हम आगे ले जाएंगे, पानी यहाँ गिरा दोस्तों, ठीक, यहाँ से कुछ ना कुछ फिल्टर होगा, पानी और आगे बढ़ेगा, जो गंदा पानी आगे बढ़ेगा, रास्ते में जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्या करेगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू करेगा, डिकम्पोज करना शुरू करेगा। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब सीवेज आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर सीवेज आगे की तरफ बढ़ेगा तो अंत में देखिएगा आपका बीओडी कम हो जाएगा।
बीओडी कम हो जाएगा क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, एकदम डाइजेस्ट करके छोड़ देगा। तो कुछ ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, तो पानी गंदा है ही नहीं, आपका पानी एकदम साफ हो जाएगा। और जैसे ही पानी ट्रीट हो गया तो आपका बीओडी क्या होगा, एकदम जीरो हो जाएगा। बीओडी क्या होगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। ग्राफ के नीचे सटना मतलब क्या है, जीरो लेवल को टच करना, ओके। और जैसे बीओडी कम तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होगा, उसको खाने वाला कोई है ही नहीं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये ग्राफ थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ रहे हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD। COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस पर हम क्वेश्चन भी कुछ किए हैं दोस्तों। देखिए COD इज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये भी ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी बाय केमिकल। उसमें केमिकल को कौन है, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ध्यान रखें K2Cr2O7 को क्या कहते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल। BOD में हम लोग सिर्फ बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं, इसको लिख ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। BOD, जब भी हम BOD बात करते हैं तो BOD में किसको डिकम्पोज करना है, बायोडिग्रेडेबल्स, ओनली एंड ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं। लेकिन जैसे हम COD की बात करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, इसमें बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों है, बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों की बात करते हैं, दोनों को हमको ऑक्सीडाइज करना है। तो उसमें जितना ऑक्सीजन की कंज्यूम होगी, क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को क्या कहते हैं, हम COD कहते हैं, ओके। देखिए COD वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन BOD वैल्यू। COD का वैल्यू जो होता है, मान जो होता है, हमेशा BOD के वैल्यू से ज़्यादा ही होगा, हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए आपका BOD का वैल्यू दे दिया 50, किसी स्थान का BOD का वैल्यू दे दिया 50, तो पूछेगा वहाँ COD का वैल्यू कितना होगा, तो 50 से तो ज़्यादा ही होगा। ऑप्शन में 51 हो सकता है, 60 हो सकता है, 68 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन 50 से जो कम ऑप्शन है, तेरे मतलब 50 से कम ऑप्शन जैसे 40 हो गया, 49 हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। COD का वैल्यू हमेशा BOD के वैल्यू से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये BPSC के और भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप PCS का एग्जाम दे रहे हो, CDPO का एग्जाम दे रहे हो, और BSSC का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, और भी एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इकोलॉजी, यही इकोलॉजी का ही चैप्टर है दोस्तों। तो इकोलॉजी से ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है सभी सिलेबस में, चाहे BPSC का एग्जाम दे रहे हो, SSC CGL या CHSL का एग्जाम दे रहे हो, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोलॉजी से क्वेश्चन आता ही है। तो ये सभी क्वेश्चन आता है। एक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखिए क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यदि आप शब्दों पर ध्यान दें दोस्तों आसानी से समझ सकते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, बड़ा करना। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करना, जिसको आप जूम भी करते हैं, कोई फोटो खींच लिए उसको क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, भाई बड़ा करके दिखाओ, उसको क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। क्लास 12th में भी पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन, कहाँ, तो ऑप्टिक्स में। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है M=-V/U। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, M=-V/U, ओके, -V/U होता है, M=-V/U। मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करके दिखाना, कोई चीज़ को बड़ा करके हम देखते हैं उसको मैग्निफिकेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यहाँ इसका क्या मतलब है, अच्छे समझते हैं दोस्तों। देखिए हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों, धीरे धीरे करके एक एक सब टॉपिक को लेके हम दोस्तों आपका पूरा का पूरा एंड कर देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, आप बस पढ़ते रहें, हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा बहुत सपोर्ट बार बार करते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको भी करना चाहिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आँख दर्द करता है, सर दर्द भी करता है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत, क्योंकि जो प्रॉमिस किए हुए हैं तो बस उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको हम सपोर्ट करते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। एक सब टॉपिक को दोस्तों डेली कुछ न कुछ अपलोड करते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो। क्योंकि ये किसी एक किताब में तो मिलने वाला नहीं है, चाहे कितना भी आप हाथ पैर मार लें, किसी एक किताब में मिलने वाला नहीं है कंटेंट, तो इधर उधर से है लाते हैं दोस्तों आप लोग के लिए, तो आपको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और नोट्स आपको खुद से बनाना होगा, आप खुद से बनाइए दोस्तों, इसका नोट्स तो कम से कम खुद से बनाना होगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, वाटर पोल्यूशन हम लोग देखे थे, BOD देखे थे, और उसके बाद डेफनिया के बारे में देखे, वाटर हाइसिंथ, आइकोनिया क्रेसिपस जो देखे थे, टेरर ऑफ बंगाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, MCQ में ही पूछा। देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आप देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, मान लीजिए आपका वाटर है, पानी है, ठीक, उसमें DDT डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोथेन, DDT पढ़े होंगे दोस्तों, केमिस्ट्री वाला तो आसानी से इसको समझ सकता है। DDT पूरा मतलब BSc पार्ट 3 में केमिस्ट्री में, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है,
डीडीटी बनता कैसे है उसका आपको पूरा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म लिखना पड़ता है। तो डीडीटी का हम बस यहाँ पर फुल फॉर्म बता देते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एक और सुन ले दोस्तों, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल, ध्यान रखिए, जहरीला केमिकल है। डीडीटी का इस्तेमाल हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए शुरुआत में पानी के अंदर डीडीटी का मात्रा कितना है, 0.003 ppm, 0.003 ppm। पीपीबी है दोस्तों, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, बहुत कम है। क्या है, पीपीबी। एक तो होता है पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीबी का होता है पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और बिलियन का मतलब होता है दोस्तों 1 करोड़, सॉरी 10 करोड़ के आसपास होता है बिलियन का मतलब, ठीक। आप देख लीजिएगा, तो क्वांटिटी देख रहे हैं दोस्तों, बहुत कम है। डीडीटी का मात्रा यदि अगर 0.003 पीपीबी है, उसको कोई फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, देखिए ये समुद्र का आपको बता रहा है कि मान लीजिए समुद्री इकोसिस्टम है, समुद्री इकोसिस्टम जो सी इकोसिस्टम जिसको कहते हैं वाटर इकोसिस्टम, उसके अंदर जो छोटा छोटा जो मतलब ग्रीन प्लांट है उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीन प्लांट फाइटोप्लैंक्टन, वो वाटर का यूज़ करेगा तो ये डीडीटी उसके अंदर चला जाएगा, तो पूरा का पूरा उसके अंदर 0.003 ppm चला गया। उस फाइटोप्लैंक्टन को खाता है जू प्लैंक्टन, वैसे ही मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है सब। फूड चेन का भी पढ़े होंगे दोस्तों, फूड चेन या फूड वेब, जैसे हम क्या कहते हैं, मतलब अगर फ्रॉग को खा रहा है सांप को कोई गिद्ध खा रहा है, या घास को खाता है खरगोश को कौन खा जाता है, बकरी, मतलब कुत्ता उता खा जाता है। हम एक बात कर रहे हैं जैसे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से जैसे जंगल में हम देखते हैं जो डियर है, हिरन क्या खाता है, घास खाता है, और हिरन को कौन खाता है, शेर खा जाता है, ठीक। तो एक दूसरे पर ये सब डिपेंडेंट है, इसको क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो समुद्र में भी इसी प्रकार से फूड चेन है। मान लीजिए वाटर के अंदर डीडीटी 0.03 है, उसको फाइटोप्लैंक्टन इस वाटर का यूज़ किया, उसके अंदर ये डीडीटी का क्वांटिटी चला जाएगा। जू प्लैंक्टन उसके अंदर गया, जू प्लैंक्टन उसको खाया, उसके अंदर डीडीटी का मात्रा अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि वो खाता है, उसको खाएगा तो इसके अंदर जो ज़्यादा था इसके अंदर बढ़ेगा। जू प्लैंक्टन को खाएगा कौन, स्मॉल फिश, छोटी मछली खाएगी, उसके अंदर डीडीटी का क्वांटिटी 0.5 ppm हो जाएगा दोस्तों, 0.5 ppm। छोटी मछली को खाती है बड़ी मछली, उसके अंदर हो जाएगा 2 ppm। और फिश ईटिंग बर्ड, आज कुछ जो बर्ड है, चिड़ियाँ हैं, जो मतलब इससे बड़ी बड़ी मछलियाँ को कुछ चिड़ियाँ खाती है, उसके अंदर पीपीएम का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 25 ppm। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 0.03 पार्ट्स पर बिलियन से 25 ppm चला गया है। कितना ज़्यादा, मतलब डीडीटी का क्वांटिटी बढ़ गया है, मैग्नीफाई हो गया है। सब एक दूसरे पर, फूड चेन पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट था, तो मैग्नीफाई हो गया है। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। जैसे सुने होंगे दोस्तों, जैसे हाल ही फिलहाल में जो कोविड हुआ था, तो मुर्गा का रेट कितना कम हो गया था, क्योंकि बहुत लोग ने अफवाह उड़ा दिया था कि वही वायरस है, मुर्गा के अंदर भी चला गया है। तो मुर्गा को अगर कोई आदमी खाता है तो उसके अंदर भी ये वायरस उसके अंदर चला जाएगा और मैग्नीफाई होकर निकलेगा, मतलब उसके अंदर घातक ये साबित होगा, मतलब उसके हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब कोई केमिकल जो है, कोई भी चीज़ जो कम से बहुत ज़्यादा हो जाता है उसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन, और बायोलॉजी में हो रहा है तो उसको बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। इसको और अच्छे से समझते हैं। द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखिए डीडीटी क्या है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जितना भी केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया वगैरह सॉइल के अंदर आती है, जिसको डिकम्पोज नहीं कर पाए, उसको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाए, उसको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक सब क्या है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो ना ही उसको बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर सकती है, ना ही नेचुरल मतलब हवा से भी वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, मरकरी हो गया, लोहा हो गया, आयरन हो गया, डीडीटी हो गया, कुछ पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं हम लोग, कुछ सब्जी वगैरह पर कीड़ा वगैरह लग जाता है तो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। कुछ फिनोलिक कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड जिसमें फिनॉल होता है। फिनॉल के बारे में केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट तो जानते होंगे, ये क्या है, फिनॉल है। बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। ABS, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब जो कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो गया, मरकरी हो गया, आयरन, डीडीटी हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये सब क्या है, नॉन डिकम्पोजेबल, इसको कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है। ओके, they get accumulated in tissue in increasing concentration along the food chain is called biological magnification. they get accumulated, जब ये डिकम्पोज हुआ ही नहीं दोस्तों, मतलब कि ख़त्म हुआ ही नहीं। मान लीजिए कोई वही जैसे हम लोग ऊपर देखे थे, वाटर के अंदर था,
वाटर के अंदर DDT इतना था, ठीक, ये अगर डिकम्पोज हो जाता तब ना 0.03 से 0.01 हो जाता, लेकिन ये डिकम्पोज तो हो ही नहीं रहा है, ये तो जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, एक से दूसरे में और जा रहा है। इसी को फाइटोप्लैंक्टन खाया, ये वहाँ पर कलेक्ट हुआ, जू प्लैंक्टन खाया, वहाँ पर और जमा हो गया। इसका खात्मा तो हुआ है नहीं, इसका ऑक्सीडेशन वगैरह तो हुआ है नहीं, तो ये जमा हो रहा है, वहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, बार बार कलेक्ट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ठीक। अंत में जाके जो फिश ईटिंग बर्ड में कितना हो गया, 25 ppm, और जिसके अंदर क्वांटिटी जितना ज़्यादा हो गया उस पर तो ज़रूर खतरा करेगा। They get accumulated in tissue and increasing concentration along the food chain is called biological magnification। ये क्या होता है, टिश्यू में जो उत्तक है उसमें जाके जमा होते जाता है, और फूड चेन का मतलब ये सिलसिला जो हम लोग देखे थे, जो घास से हिरन खाया, हिरन को मतलब शेर खा लिया। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन अकर इन टॉप कंज्यूमर, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो जो टॉप कंज्यूमर मतलब क्या, ऐसा कंज्यूमर जिसको कोई और नहीं खाता हो। जैसे टॉप कंज्यूमर के बारे में अगर हम बात करें तो जंगल में टॉप कंज्यूमर कौन होगा, जंगल में टॉप कंज्यूमर हो गया आपका शेर, चीता, बाघ। शेर, चीता, बाघ को कोई खाता है जंगल में, उसको कोई नहीं खाता, तो ये सब टॉप कंज्यूमर हुआ। अगर इस मतलब इधर हम बात करें तो इधर हम लोग टॉप कंज्यूमर में हैं, कोई कुछ भी खा ले, मुर्गा उर्गा मान लीजिए, सब एक दूसरे पर डिपेंड है, हम लोग को कोई खाने मतलब मनुष्य को कोई नहीं खाता है, तो हम लोग भी अपने आप में टॉप कंज्यूमर हुए। तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो टॉप कंज्यूमर में। द कंसंट्रेशन ऑफ DDT इज इंक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, से इफ इट स्टार्ट 0.3 ppb पार्ट्स पर बिलियन इन वाटर, इट कैन अल्टीमेटली कैन रीच ppm पार्ट्स पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू बायोमैग्निफिकेशन। द कंसंट्रेशन DDT, यही DDT का जो कंसंट्रेशन है बार बार सक्सेसिव मतलब एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाता है। ट्रॉपिक लेवल का मतलब एक दूसरे को जो खा रहा था, जो बीच में आ रहा है, उसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये सब क्या है, सब अपने आप में एक ट्रॉपिक लेवल है, ठीक। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं जंगल में आपका घास है, हिरन है, शेर है, तो ये तीनों अपने आप में ट्रॉपिक लेवल है। घास को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1, जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं। हिरन को ट्रॉपिक लेवल 2, जिसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर। और उसके ऊपर हो गया आपका शेर, ये हो गया टॉप कंज्यूमर, इसको कहते हैं दोस्तों। सब अपने आप में एक ट्रॉपिक लेवल है। तो ये जो इसका जो क्वांटिटी बढ़ा है, इसको क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिसरप्ट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड। देखिए अब ये DDT क्या करेगा, मान लीजिए बर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन चला गया DDT का, तो ये वहाँ पर क्या खतरा कर सकता है, अगर DDT का मात्रा ज़्यादा हो गया तो डिस्टर्ब कर देगा क्या, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड के अंदर जो कैल्शियम बनने का घटना है उसको कम कर देगा। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का जो भी उसमें अंदर प्रोसेस है उसको कम कर देगा। विच कॉजेज थिनिंग ऑफ एग सेल, जिसके कारण क्या होगा कि बर्ड, जो भी चिड़िया एग लेइंग करती है मतलब अंडा देती है, जो भी चिड़िया एग लेइंग करती है दोस्तों, तो उसका बाहरी आवरण आप देखेंगे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आप भी अगर मुर्गी का अंडा खाते होंगे तो देखिएगा कि वो बाहरी जो होता है, कभी ऑमलेट बनाते होंगे उसको फोड़ना पड़ता होगा, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा हार्ड होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन मार्बल का भी है। ताजमहल में जो मार्बल लगा है दोस्तों, उसका भी कंपोजिशन वही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इतना हार्ड होता है मतलब मजबूत होता है। लेकिन जैसे ही DDT का मात्रा बढ़ेगा इस कैल्शियम कार्बोनेट पे, यहाँ जो कैल्शियम, ये कैल्शियम ही नहीं बनेगा तो मजबूती नहीं आएगा। तो चिड़िया जैसे ही अपना अंडा देगी और अंडा ज़मीन के साथ जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा अचानक फूट जाएगा, उसमें मतलब हार्डनेस नहीं रहेगा। आप जानते हैं कैल्शियम हम लोग क्यों खाते हैं, ताकि हड्डी मजबूत हो। माँ के दूध में कैल्शियम होता है, या दूध लोग अलग मतलब बाहर से भी दूध खाता है, तो वो कैल्शियम हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है ताकि हमारा हड्डी मजबूत हो। तो इससे क्या होगा, एग उसका जो अंडा है वो पतला होते जाएगा, एंड देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। तो जैसे वो अंडा देगा, अंडा तो फूट गया, अंडा जैसे ही दोस्तों अचानक फूट जाता है, उसको हैचिंग करना पड़ता है, सेवना पड़ता है, तब जाके कुछ दिन बाद बच्चा निकलता है उसके अंदर से। तो अंडा तो पहले ही फूट गया, तो उसके पॉपुलेशन में बच्चा निकलेगा ही नहीं उस अंडे से, तो उसके पॉपुलेशन में क्या होगा, बर्ड के पॉपुलेशन में अचानक कमी आएगी। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अमेरिका में ऐसा देखा गया था। अमेरिका में एक चिड़िया का नाम है दोस्तों, उसका हमको चिड़िया का नाम अभी हम ध्यान नहीं आ रहा है। जो अमेरिका का जो है, आप उसके डॉलर पे शायद जो चिड़िया देखते होंगे दोस्तों, अभी कुछ नाम है ध्यान नहीं आ रहा है, उसी के संख्या में अचानक देखा कि कमी आ रहा है। बहुत बाद में जाके पता लगा कि जो भी मतलब मरा है सब के अंदर DDT का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तब जाके उसको पता चला है, तब जाके ये कंसेप्ट आया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आशा करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आप अच्छे समझ गए होंगे। कोई क्वेरी हो दोस्तों, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मिनीमाटा डिजीज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इज काउज इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस में होता है।
इन जापान बाय बायो मैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी। देखिए मरकरी के बायो मैग्निफिकेशन है, मरकरी के कंसंट्रेशन के कारण हुआ है। हुआ क्या था देखिए, जापान में एक जगह है मिनीमाटा, जापान में एक जगह है दोस्तों मिनीमाटा, वहाँ मरकरी का फैक्ट्री था, मतलब मरकरी प्रोसेस का, मरकरी जो एलिमेंट है उसका फैक्ट्री था। फैक्ट्री में अचानक अंदर से कुछ लीकेज हो गया, किसी को पता नहीं चला, और ये लीकेज के बगल में ही फैक्ट्री समुद्र के किनारे ही था। वो लीकेज जो है समुद्र के अंदर जाके मिल रहा था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था लीकेज था, बहुत लंबे दिनों बाद चला। तो मरकरी जैसे ही पानी में जाके मिला दोस्तों, Hg, मछली पानी में मछली होती है, उस Hg जैसे तैसे मछली के अंदर गया, उस मछली को इंसान खाया, उस मछली को दोस्तों इंसान खाया, इंसान बीमार पड़ा, इंसान बीमार पड़ा तो इसको पता लगा कि इसके अंदर तो मरकरी है। तो फिर दिमाग लगा कि मरकरी आया कहाँ से। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता चला कि मरकरी उसने मछली जो खाया तो उसके कारण मरकरी इसके अंदर है। तो मछली के अंदर मरकरी कहाँ से है। फिर रिसर्च किया कि अरे ये तो मिनीमाटा जो है फैक्ट्री में उसके अंदर से मतलब मरकरी जो है लीकेज कर गया है, बहुत सारा लीकेज जो कर गया था, जिसके कारण मिनीमाटा डिजीज पूरी मतलब इसी को कहते हैं मिनीमाटा डिजीज। तो मरकरी के फैक्ट्री में हुआ था, मरकरी के कारण होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे मिनीमाटा डिजीज मरकरी जापान में हुआ था। किसके बायो मैग्निफिकेशन के कारण भाई, मरकरी के बायो मैग्निफिकेशन के कारण। मछली मरकरी को अपने अंदर ली, मरकरी डिकम्पोजेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और वो आदमी में गया, आदमी को बीमारी कर दिया, कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, बीमारी कॉज कर दिया, जिसको मिनीमाटा डिजीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपनी कोशिश किए हैं जहाँ तक हो सके। देखिए ये मॉड्यूल है, किसी मेरे मित्र का मॉड्यूल है, बहुत सारा लिखा हुआ है ये, तो ये सबको आप इग्नोर करें। आप कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको लिख सकते हैं। जैसे बायो मैग्निफिकेशन अपने आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो है ही, तो आपको थोड़ा वो देखना चाहिए। लिख ले खुद से, कोई क्वेरी हो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।